नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ही चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए पार्ट 9 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 9 का जो पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचयिता इनके समकालीन थे। देखिए, क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ रहा है और क्वेश्चन आया था कि अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो किसके समकालीन थे। तो अगर मैं अर्थशास्त्र के रचयिता की सबसे पहले बात करता हूँ तो अर्थशास्त्र के रचयिता थे चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता। देखिए, अगर मैं चाणक्य की बात करता हूँ तो चाणक्य समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगर मैं बात करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इन्होंने जो है वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, या मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चाणक्य से इनका क्या संबंध था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिनके द्वारा अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की गई थी। अगर मैं बात करता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक यूनानी शासक, इनके शासनकाल में एक यूनानी शासक जो होते थे सेल्यूकस निकेटस, तो सेल्यूकस निकेटस से जो है इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटस को याद रखना है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य ने है वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अपने प्राण, याद रखना, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में सलेखना विधि से अपने प्राण को भी त्यागा था। तो क्वेश्चन किसी भी तरह बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, हर्षवर्धन को हराया था। देखिए, हर्षवर्धन की अगर मैं बात करता हूं तो हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हराया गया था। देखिए, हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया। कब हराया, युद्ध कब हुआ था इनके बीच, तो इनके बीच एक युद्ध होता है 632 ईस्वी में। 632 ईस्वी में इनके बीच एक युद्ध होता है, और जिसमें कि हर्षवर्धन की क्या होती भैया, हार होती है। अगर मैं हर्षवर्धन की बात करता हूं तो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय कौन से चीनी यात्री भारत आए थे, तो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय वेन सांग, क्या नाम है भैया, वेन सांग जो है भारत आए थे। याद रखना, ये वही हेन सांग है जिन्होंने जो है लाहौल स्पीति में एक झील है चंद्रताल झील, चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर का दर्जा भी दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल की चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर जो है वो किसके द्वारा कहा गया है, तो वो भी ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर मैं लोधी वंश की बात करता हूं तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोधी वंश का अंतिम शासक था। इसके द्वारा जो है वो बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, और प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था पानीपत का वो 1526 में लड़ा गया था। 1526 में जो पानीपत की जो फर्स्ट बैटल होती है, इसमें जो इब्राहिम लोदी की हार होती है और लोधी वंश का अंत होता है। अगर मैं लोधी वंश के संस्थापक की बात करता हूं तो संस्थापक लोधी वंश के बहलोद लोधी, बहलोद लोधी जो है ये संस्थापक है लोधी वंश के। और अगर मैं सिकंदर लोधी भी ऑप्शन में दिया है, सिकंदर लोधी की बात करता हूं तो सिकंदर लोधी के द्वारा जो है वो आगरा शहर की नींव रखी गई है। देखिए, हर एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेट परीक्षाओं के लिए हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। और अगर आप हमारे टीजीटी के कोई भी बैच से, टेट का बैच बैठे हमारे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे ज़रूर संपर्क करें। मात्र 499 रुपये फ़ीस है भैया। फीस जो है वो, फीस का जो शेड्यूल है वो 499 रुपये है। 7876145409। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किस नेता की हत्या नहीं हुई है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा नेता है जिसकी हत्या नहीं हुई है। तो देखिए, महात्मा गांधी की भी हत्या हुई है, लियाकत अली खान की भी हुई है, और लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की भी हुई है। तो हत्या किसकी नहीं हुई है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं हुई है। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम उपाधि मिली थी, एक कायदे आजम की, किसके द्वारा दी गई थी, कायदे आजम की उपाधि इनको महात्मा गांधी के द्वारा। अगर मैं महात्मा गांधी की ही बात कर लेता हूँ तो इनकी हत्या जो है वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर की गई थी। और जब इनकी हत्या की गई थी तो इन्होंने कुछ शब्द बोले थे, वो शब्द थे हे राम। उसी प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन की भी अगर बात करता हूँ तो इनकी एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, उस बॉम्ब ब्लास्ट में जो है इनकी भी हत्या हुई थी। और लियाकत अली खान को भी मारा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर न्यायालय को यह पाता है कि कोई पदासीन व्यक्ति विधि सम्मत कार्य नहीं कर रहा है और लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है तो कौन सी याचिका आदेश जारी कर सकता है। देखिए, अगर मैं रिट की बात करता हूँ, तो जो रिट है वो भैया कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट की बात की गई है। ये 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है, तो ये है हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सेरिटरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो।
4 रिट यहाँ पे दी है, 5वीं रिट यहाँ पे नहीं दी थी, वो है सेरिटरी। देखिए 5 प्रकार की रिट है और रिट को जो है वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट लगाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अनुच्छेद 32 को जो है वो संविधान की हृदय और आत्मा भी किसके द्वारा कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कहा गया है। अगर मैं बात करता हूँ हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत रिट लगाई जा सकती है, तो हाई कोर्ट में भी रिट लगाई जा सकती है अनुच्छेद नंबर 226 के तहत, आर्टिकल नंबर 226 के तहत। अगर मैं बात करता कि अगर न्यायालय यह पाता है कि पदासीन व्यक्ति मतलब कि कोई कार्य नहीं कर रहा है, विधि सम्मत कार्य नहीं कर रहा है तो और लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो मैंडमस रिट, कौन सी रिट भैया, मैंडमस रिट का प्रयोग होगा। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा ध्रुवीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करता है। तो ऐसा कौन सा ध्रुवीय क्षेत्र है जो वर्ष भर जो है वर्षा प्राप्त करता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इनमें से कोई नहीं। बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ ध्रुवीय क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा जो है वो साल भर नहीं होती है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैली कॉमेट कितने वर्षों के बाद पुनः प्रकट होता है। देखिए अगर मैं हैली कॉमेट की बात करता हूँ तो हैली कॉमेट को जो हिंदी भाषा में भैया अंग्रेजी वाले कहेंगे कि हैली कॉमेट है क्या, तो हैली कॉमेट को हिंदी भाषा में धूमकेतु कहा जाता है। देखिए हैली कॉमेट जो है ये 76 वर्षों के बाद, देखिए भैया 76 वर्षों के बाद ये दिखता है हैली कॉमेट, याद रखना कितने वर्षों के बाद, 76 वर्षों के बाद हैली कॉमेट हमें दिखता है। और अगर मैं बात करता हूँ लास्ट टाइम कब देखने को मिला था, तो लास्ट टाइम हैली कॉमेट जो है वो 1986 को देखने को मिला था। और अब 76 वर्षों के बाद ये कब देखने को मिलेगा धूमकेतु, तो 1962 में देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहली बार धूमकेतु को किसके द्वारा देखा गया था, तो पहली बार एडमंड हेली, किसके द्वारा, एडमंड हेली के द्वारा 1682 में धूमकेतु को देखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, मीथेन बिल्कुल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन कौन सी नहीं है भैया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस गैसेज में नहीं आएगी। और अगर मैं बात करता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड और तो एक ग्रीन हाउस गैसेज की अगर मैं बात करता हूँ तो क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 में जो है वो क्या हुआ था भैया, आया था। और अगर मैं क्योटो प्रोटोकॉल की बात करता हूँ तो क्योटो प्रोटोकॉल में जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ नहीं आती है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यूएसए क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर नहीं आती, कनाडा जो है वो नहीं आती, तो ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। और अगर मैं कुछ ग्रीन हाउस गैसेस की बात करता हूँ और जो क्योटो प्रोटोकॉल जो गैसेस अप्लाई करती है वो कौन कौन सी है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 6 गैसों को अप्लाई जो है यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल में जो नहीं आती, 6 गैसों को जो अप्लाई किया है क्योटो प्रोटोकॉल ने, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, पर फ्लोरोकार्बन, क्या नाम है भैया, पर फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। याद रखना दोनों गैसेज ये पर फ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। एक बार फिर से बोलता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, पर फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये 6 गैसें हैं जो भैया 6 गैसों को अप्लाइड करता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समुद्री जल अंश प्रति हजार में औसत लवणता है। देखिए एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर, तो कितना % पानी जो यहाँ पे जो है वो क्या होने वाला, लवणीय होने वाला है समुद्र जल का, तो भैया ये यहाँ पे राइट आंसर इसका जो आ जाएगा वो 35% जो है वो होने वाला है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, तो देखिए पश्चिमी प्रवाहित जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए ताप्ती नदी है, नर्मदा नदी है, ये नदियां जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। अगर मैं नर्मदा नदी की बात करता हूँ तो नर्मदे नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो बैतूल जिले से होता है। अगर मैं पश्चिम में बहने वाली नदियों की बात करता हूँ, ये भारत है, ये मैंने भारत का नक्शा यहाँ पे बना दिया है। और अगर मैं पश्चिम में बहने वाली नदियों की कुछ बात करता हूँ तो पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा नदी पश्चिम में बहती है, ताप्ती नदी बहती है, साबरमती बहती है, माही बहती है। इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, उस ट्रिक का नाम है समानता। क्या है भाई ट्रिक का नाम, समानता। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, तो आप 4 की 4 नदियाँ याद रखिए कि जो पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, ये भी आपको याद रखना है। ट्रिक लगाएंगे समानता, या कच्छ की खाड़ी में भी आप इसको बोल सकते हो। और अगर मैं पूरब की तरफ बहने वाली नदियों की बात करता
करता हूँ जो डेल्टा बनाती है, तो पूरब की तरफ जो नदियाँ बहती है भैया वो है जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये पूरब की तरफ बहती है और डेल्टा भी बनाती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि आयन मंडल का तापमंडल एक भाग विस्तारित करता है। देखिए अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग लेयर्स है और ये टोटल जो है वो 5 लेयर्स है। सबसे निचली जो लेयर है इसको बोलते हैं शोभ मंडल। इसकी जो ऊंचाई है वो 8 से 18 कितनी है भैया, 8 से 18 किलोमीटर है। इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल की जो हाइट है वो 18 से 50 है। इसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल की हाइट है 50 से 80 और इसके बाद आता है 80 से 610। कौन सा मंडल, आयन मंडल। तो याद रखना है आयन मंडल की जो हाइट आती है भैया वो कहाँ तक है, तो आयन मंडल की 640 बोल सकते हैं, 610 नहीं 640 तक जो है आयन मंडल, क्योंकि फाइनल आंसर की के तहत यहाँ भी 640 ही दिया था। आयन मंडल में जो है वो जैसे सैटेलाइट उपग्रह वगैरह जो है वो भी कहाँ पे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो भी आयन मंडल में पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कुछ समताप मंडल की बात करता हूँ तो समताप मंडल में ओजोन लेयर, देखिए जो दूसरी लेयर है इसमें ओजोन लेयर पाए जाते हैं और ओजोन लेयर को मापने की इकाई को कहते हैं डॉप्सन इकाई। देखिए जो निचली परत है जिसकी ऊंचाई मैंने 8 से 18 किलोमीटर बोली, इसकी बोली 18 से 50, इसको जो मापा जाता है इसमें जो है वो सारी मौसमी इकाई, याद रखना शोभ मंडल में सारी मौसमी इकाइयाँ, मौसमी चीज़ें होती, कहाँ पे इंद्रधनुष बन रहा है, आंधी आ रही, बिजली आ रही है, कहाँ पे हो रहा है वह शोभ मंडल में। दूसरी परत समताप मंडल है। फिर मध्य मंडल, मध्य मंडल सबसे ठंडी मंडल है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है 100 से -100 डिग्री सेल्सियस चले जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुंडा ट्रेच इन सिचुएटेड इन विच। देखिए जो सुंडा गर्त है ये कहाँ पे है, तो सुंडा गर्त की अगर मैं बात करता हूँ तो सुंडा गर्त जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। देखिए सुंडा गर्त का एक अन्य नाम भी है, क्वेश्चन आया है कि सुंडा गर्त को किस नाम से जाना जाता है, तो सुंडा गर्त को जावा गर्त, याद रखना भैया सुंडा गर्त को जावा गर्त। स्टूडेंट्स याद रखना कि जावा ट्रेंच के नाम से किस ट्रेंच को जाना जाता है, तो सुंडा ट्रेंच को जावा ट्रेंच इसका अदर नेम है, ये भी आपने याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी जो गर्त है वो क्या है, तो सबसे गहरी जो गर्त है वो है मारियाना गर्त। याद रखना कौन सी गर्त है भैया, मारियाना गर्त है। मारियाना गर्त जो है वो कितनी गहरी है, तो 11,022 मीटर, याद रखना 11,022 मीटर गहरी है मारियाना गर्त और सबसे गहरी गर्त है मारियाना गर्त। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 124 है ये। 24 बोल रहा है कि बाढ़ग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जो बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे जो है वो बोग मृदा, कौन सी मृदा, बोग मृदा पाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बोग सॉइल पाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ एलुवियल सॉइल की, एलुवियल सॉइल जो है इसमें क्या क्या होता है, तो एलुवियल सॉइल में जो मात्रा पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा वो पाई जाती है पोटाश की। याद रखना पोटाश किस मिट्टी में अधिक पाया जाता है, तो एलुवियल मिट्टी में पाया जाता है। और कम मात्रा जो पाई जाती है इसमें वो पाई जाती है फॉस्फोरस। किसकी पाई जाती है भैया, फॉस्फोरस। याद रखना फॉस्फोरस की मात्रा जो है वो यहाँ पे क्या पाई जाती है, अधिक कम पाई जाती है। और ज़्यादा जो पाई जाती है एलुवियल सॉइल में वो कौन सी पाई जाती है, पोटाश। एलुवियल सॉइल को हम जलोढ़ मिट्टी, क्या बोलेंगे भैया, जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। अगर यहाँ पे मैं काली मिट्टी की बात करता हूँ तो काली मिट्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो काली मिट्टी जो है वो कपास की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ऐसे। और किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप टेट नवंबर या पुलिस पटवारी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन टेट वाले बच्चे ज़रूर बताएं क्योंकि क्वेश्चन आता है कि रेगूर मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है। ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये भी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग की कुल कितनी दूरी आवंटित। देखिए जो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है ये 9,332 किलोमीटर लंबा है। और ये किस देश में ट्रांस साइबेरियन, देखिए ट्रांस साइबेरियन जो है वो रशिया देश में है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है भैया कौन सा, रूस का ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे मार्ग है। और ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से जो है वो इंपॉर्टेंट बनने वाला है परीक्षाओं। ऐसे टेट के लिए अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर ले भैया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का शहर कौन था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पोर्ट टाउन हुआ था वो भैया लोथल शहर से हुआ था। लोथल कहाँ पड़ता है ये तो पता होना चाहिए, लोथल जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है। उसी प्रकार ऑप्शन में भैया हड़प्पा दिया है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। हड़प्पा की जो खोज है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। और उसी प्रकार रोपड़ जो है भैया वो पंजाब में है।
बनावली जो है वो हरियाणा में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। न्योलिथिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ज़्यादा यहाँ से डिस्कस नहीं करेंगे। न्योलिथिक शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द से हुई है, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम आता है यहाँ से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अशोक के समय दक्षिण भारत में कौन सी लिपि चलाई गई थी। जब अशोक का समय था तो उस समय जो दक्षिण भारत में जो लिपि चलाई गई थी वो थी भैया ब्राह्मी लिपि। अशोक के बारे में क्वेश्चन है तो डिस्कस तो करना बनता ही है। अगर मैं अशोक की बात करता हूँ तो अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था 269 BC में। 269 BC में इनका राज्याभिषेक होता है। 261 में इनके द्वारा 261 BC में कलिंग का युद्ध लड़ा जाता है और 232 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया। याद रखना भैया, बौद्ध धर्म को अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया था, अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया। किसके प्रभाव में इन्होंने अपनाया बौद्ध धर्म, तो एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था, उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षु थे, इनके कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और इनके कुछ शिलालेख है और वो शिलालेख बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना, इनको जो है अशोक को जो है वो देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भैया, देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ अभिलेख है, जैसे कि अभिलेख इनका जो शिलालेख नंबर 1 है इसमें पशु बलि की निंदा की बात की गई है। अभिलेख जो 11 है इसमें धम्म की नीति की बात की गई है और अभिलेख जो 13 है उसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी कालिदास की एक रचना नहीं है। तो देखिए ऋतुसंहार, मेघदूत और मालविका मित्रम ये जो है वो किसकी है, ये है कि किसकी, कालिदास की। लेकिन सांख्य कारिका जो है वो कालिदास की नहीं है। अगर मैं कालिदास की ही बात करता हूँ तो अगर कालिदास ने जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान जो है कालिदास जो है वो करते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में होते थे। और कालिदास की जो कुछ फेमस बुक्स है इसमें कुमार संभवम, रघुवंशम, ये दोनों के दोनों जो है वो कालिदास की ही है। और अगर मैं सांख्य कारिका की बात करता हूँ तो सांख्य कारिका जो बुक है, ये ग्रंथ है, वो ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखा गया था। तो पता होना चाहिए भैया कि सांख्य कारिका भी एक ग्रंथ है, इसको ईश्वर कृष्ण जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ सकता है। अश्वघोष किसके समकालीन थे। अगर मैं बात करता हूँ अश्वघोष की, तो अश्वघोष जो है वो कुषाण वंश के राजा थे, याद रखना है। और ये किसके समकालीन थे भैया, अश्वघोष जो है वो कनिष्क के समकालीन थे और कनिष्क ही कुषाण वंश का राजा होता था, शक्तिशाली राजा। तो कनिष्क वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो कौन था, अशोक था, और कनिष्क था। और अगर मैं बात करता हूँ शक संवत की, तो शक संवत को भी कनिष्क के द्वारा ही शुरू किया गया था और शक संवत को वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। अशोक के शासनकाल के दौरान जो होते थे वो होते थे समकालीन जो होते थे। एक होता था नागार्जुन, इसके समकालीन होता था, चरक इसके समकालीन होता था, वसुमत्र इसके समकालीन होता था। तो और कुषाण वंश की जो स्थापना है वो कुजुल कडफिसेस किसके द्वारा की गई, कुजुल कडफिसेस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र मुस्लिम कौन था। जब सल्तनत काल चल रहा था तो दिल्ली के सिंहासन पे बैठने वाला एकमात्र शासक, भारतीय मुस्लिम शासक कौन था। तो दिल्ली के सियासत पे एकमात्र बैठने वाला जो मुस्लिम शासक था, इसका जो नाम था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। तो इसका नाम था भैया राहिन जो है वो सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र मुस्लिम शासक था। आखिरी क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ और मैं इससे पहले बताना चाहूँगा कि अब अगर आप किसी भी टेट की तैयारी करना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ने के लिए ये नंबर मेरा दिया है। फ्री स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और लिंक पे हमारे नीचे ऐप भी दी है, जिस ऐप का नाम है यूथ अध्ययन। ये सेम ऐप जो है आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगी। तो ये दोनों बातें आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी की नौसेना का बेड़ा तैनात किया गया था। देखिए शिवाजी की जो नौसेना का जो बेड़ा है वो कोलाबा में तैयार किया गया था। देखिए कोलाबा में जो है वो मुग़ल व्यापारियों के जहाज़ को लूटने के लिए कोलाबा में इसको बनाया गया था। मुग़लों के लिए यहाँ पे इनकी चेकिंग की जाती थी। और अगर मैं बात करता हूँ शिवाजी की जन्म की, तो शिवाजी का जन्म जो है वो शिवनेर में हुआ था। इनकी माता का जो नाम था वो जीजाबाई था और इनके पिता का जो नाम था वो शाहजी भोसले था। तो देखिए इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपने सीरीज़ नंबर 1 से अभी हमारी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर हमारी विजिट करें, हमारी प्लेलिस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है टेट परीक्षाओं के लिए।
तो जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए एक बार ज़रूर, हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव।